लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। हमारे विधायक भी सम्मिलित हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं, हमारे विपक्ष के मित्रगण भी सम्मिलित हैं और मीडिया के दोस्त भी हैं। हमने जब धरने की बात कही, क्योंकि मैंने विधानसभा में सरकार के एक बयान पर अपनी फेसबुक में कुछ लिखा और उन्होंने भाजपा ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, चलिए हम राजनीति नहीं करते, आप और हम सब मिल करके एक नीति की बात करते हैं कि अंकिता ने बलिदान दिया, उसका मालिक दबाव डाल रहा था कि एक वीआईपी कल आने वाले हैं, तुमको विशेष सेवा देनी है। उसने इनकार किया और उसने अपने दोस्तों को मैसेज किया कि इस रिजॉर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मैं इनकार कर चुकी हूँ, और दूसरे दिन उसकी हत्या हो गई। तो अंकिता की हत्या सीधे सीधे उस वीआईपी की तथाकथित उपस्थिति के साथ जुड़ी। कौन वीआईपी था, ये काम हमारा नहीं है, सरकार का काम है, सरकार की एजेंसी का काम है उसको निकाल करके बाहर लाए। तो मैंने केवल विधानसभा में जो उनका बयान था सरकार का, मैंने कहा आपने तो मुकदमा चलने से पहले ही बचाव पक्ष को एक तर्क दे दिया अपने बचाव के लिए, जिसका वो इस्तेमाल कोर्ट में करेंगे। तो मुझ पर भाजपा के लोगों ने आरोप जड़ा कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं राजनीति नहीं करेंगे, आओ मैं धरना देता हूँ 24 घंटे का और आप भी आइए। और मैंने कहा आप आएंगे, मैंने कहा आपके पीछे हम बैठेंगे, आपको हम आगे बिठाएंगे और सारे उत्तराखंड के लोग मिल करके ये संकल्प लेते हैं कि जिस बात के लिए अंकिता ने अपने प्राण दे दिए, बस सीधी सीधी बात है, क्या विशेष सेवा चाहता था एक जवान लड़की से वो वीआईपी जो है, या मालिक क्या सेवा लेना चाहता था उस वीआईपी के लिए, इसको सब जानते हैं। तो हमारे इस उत्तराखंड को देवभोगवादी संस्कृति में जो बदलने की कोशिश थी उसको अंकिता ने स्वीकार नहीं किया और उत्तराखंड उसको स्वीकार कर नहीं सकता है, क्योंकि जब हम ऐसा कभी होगा तो उत्तराखंड बने का जन्म तो जब हुआ तब हुआ और अंत उस दिन लिखा हुआ समझ लीजिए जिस दिन इस तरीके की संस्कृति पर मुहर लग जाए। तो हमने कहा आइए आप हम सब बैठ करके एक सामूहिक रूप से संकल्प लेते हैं, कहे कि भाई इस तरीके की संस्कृति को हम उत्तराखंड में नहीं पनपने देंगे और सरकार से आग्रह करेंगे सब मिल करके कि वो वीआईपी कोई भी है उसको खोद करके निकाल करके लाओ। हम तो बैठे धरने पे, हमारे कांग्रेस के साथी भी आए, नेतागण भी आए, सामाजिक संगठन के लोग भी आए, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी आए, महिलाएं भी आई, सामाजिक कार्यकर्तागण आए, यूकेडी के लोग आए, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आए, काशी सिंह हैरी जी जो इस राज्य के वरिष्ठतम राजनीतिक कार्यकर्ताओं में से हैं, नेताओं में से वो यहाँ पर मौजूद हैं, हीरा सिंह जी ये दूसरे वरिष्ठतम व्यक्ति हैं, उतने ही सुरेंद्र अग्रवाल जी बच्चों के तरीके से सारा इंतजाम करने में लगे हुए हैं। तो सब लोग, क्योंकि एक मन में सबकी बात है कि आखिर वो वीआईपी कौन है जो हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, जो उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करना चाहता था, बजाय ये कहने के कि हम सत्तारूढ़ दल हैं,
हम हर संभव कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। बताइए क्या ताकत, क्या क्या करना है। हम उस वीआईपी को खोज करके लाएंगे, कानून के हवाले करेंगे। और मंत्रीगण मुझको कानून के हवाले करने में लगे हुए हैं। कोई कह रहा है कि हरीश सावत, अब एक हमारी बेटी कह रही है कि ठीक कहा गरिमा ने, भाजपा में खो गई थी। मुझको दशा आई, एक सीट खाली हो रही थी और उस समय सब हमारी बात सुन रहे थे लोग जो है, तो मैंने उसको कह दिया लड़ बेटा करके, गरीब घर की बेटी थी तो चुनाव जीत गई। अब ठीक है, उसमें गुण थे, पाला बदल करके चली गई, मंत्री हो गई तो अच्छी बात है। मैं चचा ताऊ जो भी लगता हूँ उसके उम्र में जो है मुझ पर लगाने में लगी है। एक मंत्री जी कह रहे हैं कि सुर्खियों में आने के लिए, भैया जिन दिनों तक तो हमारा कोई नाम पूछता नहीं था, तो हमारा राजनीतिक जन्म भी नहीं हुआ था, मैं तो उन दिनों भी सुर्खियों में रहता था। तो ये सुर्खियों में सब चीजें एक नजरिया, कम से कम कुछ सोच समझ ऐसी तो होनी चाहिए, अकल ऐसी तो होनी चाहिए कि किस मौके पे क्या कहना चाहिए। यदि सरकार बयान के तौर पर भी कह देती कि भाई हरीश सावत को इस उम्र में बैठने की क्या जरूरत है, किसी को बैठने की क्या जरूरत है, और हम प्रण करते हैं कि हम उस वीआईपी को खोज के लाएंगे, हम सरकार है, हमारा दायित्व है, हम पूरी ताकत लगाएंगे, जो है हमको अवसर दीजिए, हम भी खोज करके लाएंगे, तो बात समझदारी की बात हो जाती। हो सकता है हम कल ही कह देते भाई अब सरकार की तरफ से बयान आ गया है तो यार ठंड भी हो रही है, काहे के लिए रात को बैठना है। अब ये बयान देने के बजाय जो है मंत्रियों की फौज उतार दी गई, और वो जो है बजाय उस वीआईपी को खोजने के जो है वो हरीश रावत को ही खोज करके ला रहे हैं। जब खोज करके ला रहे हो, तुमने तय कर दिया है, तो काशी सिंह जी तो अजर अमर तो हम लोग है नहीं, न राजनीति में अजर अमर हैं सुरेंद्र जी, न जो है न उम्र में अजर अमर है। सुरेंद्र तो खैर अभी 23 साल चलेंगे, उनको देख करके नहीं लगता है, लेकिन उम्र का एक तकाजा है, तो देखते हैं। तो एक बार इसी लड़ाई को लड़ लेते हैं, फिर अब अंकिता की लड़ाई को जो है यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो फिर हम जब तक वीआईपी को सामने नहीं लाएंगे, अंकिता के हत्या के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो हमारी संस्कृति को कलंकित करना चाहता था, हम निरंतर आवाज उठाते रहेंगे। अलग अलग माध्यम से उठाएंगे, मिलजुल करके भी उठाएंगे, विधानसभा के अंदर भी हमारे लोग उठाएंगे, विधानसभा के बाहर भी उठाएंगे। ठीक है, और हमारे सामने उदाहरण है। यदि सरकारें गफलत करती हैं, साक्ष्य जुटाने में गलती करती हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बच्ची को अनामिका कहा, जिस समय 3 लोगों को, जिनको हाई कोर्ट ने और लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम इनको छोड़ रहे हैं, ये लड़की, उसको अनामिका कह करके संबोधित किया और उनको बाइज्जत बरी कर रिहा कर दिया। कहा कि इन साक्ष्यों में तकनीकी कमियां हैं जो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं बन रही, इसलिए हम छोड़। इतिहास का सबसे विभत्सम क्रूरतम हत्याकांड है वो। बेटी यही की रहने वाली थी, हमारी धुमापुर थी, उसके माँ बाप रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली गए, छावला कैंप के बगल में रहते थे। बेटी को पढ़ाया, बेटी नौकरी की पहली तनख्वाह लेकर के घर के नजदीक पहुंची थी। 3 लोगों ने उसका अपहरण कर दिया, उसके साथ जघन्यतम अपराध हुआ और उसके बाद उसकी आंखों में तेजाब डाला गया। जब तेजाब से भी उनको शंका हुई नहीं फूटी है, तो फिर कांच की बोतल से उसकी आंखों को कुचला गया, उसके पेट को गोंदा गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स में जो है कांच भरा गया और उसको क्रूरतम तरीके से मारा गया। ये उसी तरीके का कांड था जिस तरीके का निर्भया का कांड। मैं
जनरल निज्जू से भी मिला और लोगों से भी मिला। दिल्ली में भी हमने आवाज़ उठाई और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर हुई। मैं निरंतर कह रहा हूँ, अपने फेसबुक पर भी कह रहा हूँ कि राज्य सरकार को वरिष्ठतम वकीलों को हायर करना चाहिए राज्य को, क्योंकि वो हमारी उत्तराखंड के नागरिक, उनकी माँ बाप, वो यहाँ की बेटी है। आप टॉप लॉयर्स को एंगेज करिए और तब रिव्यू पिटीशन शायद सफल हो जाए। रिव्यू पिटीशन है, लेकिन उसके माँ बाप मिलने भी आए, उनसे कह दिया क्या हम क्या करें, वो तो केस दिल्ली का है और दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो तो मूल निवासी दिल्ली की नहीं है, वो तो उत्तराखंड की है। अरे बेटी तो बेटी है। देश में डीएम सीएम पीएम, ये औरत को मर्द नहीं बना सकते, मर्द को औरत नहीं बना सकते, बाकी सब काम कर सकते। लेकिन ये वकील इंगेज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ की सरकार कह रही है कि हम जो है टॉप लॉयर, अरे भाई कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, दूसरे तीसरे 3-4 लॉयरों को हायर कर लोगे और वो रिव्यू पिटीशन में खड़े हो जाएंगे। हो सकता है जिसको अनामिका कहा है उसके साथ न्याय हो जाए और उसके साथ कई और बातें हैं जो उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं, जो बाहर के लोग रह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सवाल है, मगर यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा। अनामिका के साथ वही, अंकिता के साथ वही, और यहाँ 2-3 बेटियां हमारी जो है उत्तरकाशी में, टिहरी में दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। उनके माँ बाप को ऐसे दिए हैं पैसे जैसे पीछे हाथ करके पैसे देते हैं, जैसे बिल्कुल छू देंगे तो बड़ा पाप हो जाए, इनको मदद नहीं। और अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाए गए हैं उनको सजा दी जाए। इसीलिए मैंने जब उपवास में बैठे मैंने कहा 3 भागों को, एक तो अंकिता के संघर्ष को समर्पित है, एक भाग जो है उन दलित बेटियों को समर्पित है जो हवस का शिकार हुई हैं, जिनके अपराधियों को अभी भी सजा नहीं हुई है, और तीसरा जो है उसको, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनामिका कहा है, हम उसको अपनी सहायता देने में यदि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आके ही कह देता, खाली एक बयान ही जारी कर देते कि हमारे संज्ञान में बातें हैं, हम अनामिका के केस में भी मदद करेंगे, इसमें भी मदद करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बिठा देंगे, तो मैं तो शाम के वक्त ही अपना लतीपति सबसे कहता है, इनसे धन्यवाद बेचारे सब परेशान थे। यहाँ 70, 80 साल के बुजुर्ग भी आ करके, बच्चियाँ आई हैं, स्कूल के कॉलेज की लड़कियाँ कल यहाँ थी। लोग आते जाते बच्चों के साथ आधी रात तक भी जो है कोई खाना खा करके आ रहा है, वो भी आ करके 2 मिनट बैठा है, तो 4 मिनट बैठा है, क्योंकि लोगों को एक ऐसा सवाल है जिसको हर कोई ये महसूस कर रहा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी का सवाल है। इसमें कहाँ राजनीति है? कौन आया? अब भाजपा वाले हमारे सर गिरने में लगे हुए हैं। अरे भैया, तुम्हारा भाग्य अच्छा था, तुम्हारे सर ज्यादा है। यदि तुम खाएंगे ना हमारे सर गिरने पर लगे हो, जिस दिन हमारे सब सर खड़े हो जाएंगे तो उस दिन तुम कहाँ से रह जाओगे? जो है तुम तो हो ही इसीलिए क्योंकि हमारे सब सर एक साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, हम जानते हैं। लेकिन तुम तो धन्यवाद दो ना, मन खुश हो, बजाय जो है उसको बार बार उसको जनता को चिढ़ा रहे हो। किसको कह रहे हो? अरे जनता के लोगों ने तुमको जिता करके भेज दिया, तो ये कोई लाइसेंस दे दिया? क्या हो रहा है इस राज्य के अंदर? जो है आपने जांच कमेटी बिठाई, उन्होंने कहा अवैधानिक नियुक्तियां हैं, तो फिर सारी नियुक्तियों को अवैधानिक बताया, लेकिन तुमने 2016 के बाद कट ऑफ डेट लगा दी, अपने मन से कह दिया यहाँ से अवैध है और बाकी वैध है। एक नया सिद्धांत प्रतिपादित करवा दिया, और मुझे तकलीफ है कि माननीय स्पीकर से कहलवा दिया कि साहब वो हम 2016 से पहले के इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोग कन्फर्म हो चुके हैं। यदि किसी के पास जाली सर्टिफिकेट है, जाली सर्टिफिकेट के आधार पर उसकी नौकरी लग रही है, तो खासी पेंशन भी बंद हो जाती है और उसे कारण से ही अवैध घोषित किया जाता है। और इस मामले के अंदर कहा जा रहा है नहीं, वो कंफर्म हो गए। चलो, हम नहीं कह रहे हैं तुम इनको वो करो, हम तो केवल एक बात तुमसे कह रहे हैं कि भाई वो बच्चे तो तुमने निकाल दिए, तो ये उत्तराखंडी की एक कमजोरी है, उत्तराखंड का कोई है। अब तो हरिद्वार की भी कमजोरी बन गई है। सरकारी नौकरी यदि
धूल में भी मिट्टी में भी मिलेगी तो वहां से भी उठा करके आदमी जो है सर माथे पर लगा ले रहा है। कुछ भी मिल जाए, सरकारी नौकरी के नाम पर 15,000 की नौकरी भी मिल जाए, 14,000 की भी मिल जाए, लड़के जो है लोग उसकी तरफ टूट पड़ रहे हैं। तो कुछ कहो और लड़की नहीं मिल रही है, नहीं तो बुआरी नहीं मिल रही है, तो 15,000 की नौकरी भी करने को लिए तैयार है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के जो 10,000 की नौकरी करने के लिए तैयार है। तो उनकी क्या गलती थी कि वो नौकरी कहीं मिल रही थी तो उन्होंने उस नौकरी को पा लिया। तो जिसने नौकरी दी उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हो? मतलब अवैध नौकरी देने वाला तो मंत्री रह सकता है, और जिस नौजवान ने उस नौकरी को पा लिया, 6-6 साल 7 साल से काम कर रहे थे, उनसे कह रहे हैं तुम अवैध हो, और उनके लिए अवैध नियुक्ति बच्चे बता करके तुमने आगे भी सरकारी नौकरी कहीं करेंगे तो उनका रास्ता बंद कर दिया। उनके बाद उन पर तो तुमने तकमा लगा दिया, उन बच्चों के सामने जो उनका भविष्य तो तुमने चौपट कर दिया, और नियुक्तिकर्ता बैठा हुआ है और नियुक्ति करवाने वाले भी बैठे। कौन सा, मैंने तो कहा दावे के साथ कि एक शायद मैं ही ऐसा जरा सा गधा निकला मुख्यमंत्रियों में से, नहीं तो कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसके रिश्तेदार नहीं लगे या जिसने नहीं लगवाए हैं अपने नजदीकी। मतलब लगाने वाले माफ और लगाने वाले माफ, लगवाने वाले माफ, और वो बच्चे जो है जो नौकरी को धूल से उठा करके भी सर पर लगाने का काम करेंगे, उनको निकाल करके बाहर कर रखा है। क्या यही उत्तराखंड है? यही उत्तराखंड का न्याय है? सामूहिक समझ से काम करो ना कुछ। हाँ, यहाँ हमने भर्ती आयोग बनाए, हमने वॉक इन भर्ती बोर्ड बनाए, मेडिकल का बनाया, एजुकेशन का बनाया, हमने प्राविधिक जो भर्ती बोर्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद थी उसको भर्ती करने के लिए कानूनी मान्यता दी, 32,000 बच्चों को नौकरी दी, 18,000 का अध्याचन किया, और उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने गलती कर दी। जो उसका चेयरमैन था, भयंकर गलती की। जब हमारे संज्ञान में आया, हमने कहा भैया तुमको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा ले लिया और जांच सौंप दी। हमने कहा भाई कानूनी कार्रवाई के लिए इसकी इंटरनल जांच करो, और जांच के बाद जब तथ्य सामने आए हमने पुलिस को मामला दे दिया। पुलिस में हाकम सिंह दर्ज है FIR में। कांग्रेस की सरकार गई, जो बाद में सरकार आई, उसने हाकम सिंह का मामला कंपाउंड कर दिया, माफ कर दिया, कहा समझौता हो गया है। समझौते के तहत हाकम सिंह छूट गए, और वो हाकम सिंह बाद में इतना खगाड़ निकला, सारी भर्तियों का भाजपा कहती है वही मास्टरमाइंड है, मगर हाकम सिंह का भी तो कोई हाकम सिंह होगा। कौन लोग थे हाकम सिंह के पीछे भाई? कौन खोजेगा? और मैं भाजपा के लोगों से कहना चाह रहा हूं, यदि ऐसे ही बयान दोगे तो फिर मैं भी नंबर 1 का जिद्दी हूँ। इतने बार चुनाव हारने के बाद भी यदि गर्दन उठा करके चल रहा हूँ तो कुछ तो मेरे अंदर ताकत होगी, शक्ति होगी। तो ये हाकम सिंह का हाकम कौन, ये हमारी लड़ाई का अगला मुद्दा होगा। विधानसभा के अंदर अवैध नियुक्तियां करने वाले क्यों मंत्रिमंडल में हैं, ये हमारा दूसरा मुद्दा होगा। ये रिजॉर्ट की संस्कृति कहाँ से पैदा हुई? आज हमारा कोई गांव ऐसा नहीं रह गया, और तो छोड़ो, मेरे गांव के ऊपर भी 2 रिजॉर्ट। ये जो कुछ बंथरा में हुआ, ये पता नहीं किस किस गांव के भाग्य में लिखा है। तुम्हारे गांव में भी पता नहीं कब कहाँ कौन पहुंच जाए, क्या हो जाए। ये अरे दैव संस्कृति की जगह पे देव संस्कृति का राज्य बनाने की जो कोशिश है, तुमने जमीनें ऐसी खोल दी। हमने गैरसैंण भराड़ीसैंण में जो है राजधानी बनाएंगे, टाउनशिप बनाएंगे, उसके लिए युद्ध खड़ा किया, टाउनशिप के लिए जमीन अधिकृत करने का काम किया, नोटिफाई किया। तुमने जो है उसको डिनोटिफाइड करवा दिया, जमीन को डिनोटिफाइड करवा दिया, और सारे भाजपा के लोग हैं जिन्होंने उस जमीन को खरीदा है, उनके नाम। यदि नहीं तो फिर अगली लड़ाई इस बात की होगी कि इन जमीनों के खरीदने में किन किन भाजपाइयों का हाथ है, उसकी जांच करो, उस मामले को उठाएंगे।
ऐसा भू कानून शिथिल कर दिया। किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया तुमने? हम कल आने वाला समय ऐसा होने जा रहा है, अपने गांव में, अपने घर में मालिक कोई होगा, हम उनके बर्तन मलने वाले होंगे या चौकीदार होंगे, या उनके ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो ड्राइवर होंगे, कोई बहुत ज्यादा होगा जब तो उनके वहाँ जो है कोई और बड़ा काम करने वाला होगा। हमारी जो मौरूसी जमीनें थी वो परंपराएं समाप्त हो जाएंगी। ये उत्तराखंड के अस्तित्व पर भाजपा के 6 साल के राज में चोट हो रही है। हम राजनीति के लिए हम ये सोच रहे थे भाई उत्तराखंड वालों ने कह दिया आराम करो तो आराम करेंगे करके, लेकिन भाजपाई लोग यदि चिगोटी काटेंगे तो भैया पीड़ा हमको भी होती है, चिल्लाना हमको भी आता है, और चिल्लाएंगे तो अकल के साथ चिल्लाएंगे, तुम्हारी तरीके से काम नहीं करेंगे कि बजरी में मुंह डाल। आज सारी भाजपा जो है उत्तराखंड की नदियों की बजरी के अंदर जो है घुसी पड़ी है। कोई गधेरा छोड़ रखा है इन्होंने, कोई खेत छोड़ रखा है। गौला की बजरी 31 रुपया क्विंटल, और क्रेशर के मालिकों को 6 रुपया क्विंटल के रॉयल्टी पर लोगों के खेत दे दिए गए हैं, सब जगह दे दिया गया है, और पोकलैंड से लोगों के खेतों को खोदा जा रहा है। क्या हो रहा है इस राज्य के अंदर जो है? क्या इसीलिए उत्तराखंड बना है? शराब के नाम पर जहरीली शराबें जो है, सिवान का मामला संसद में भाजपा उठाती है, हल्ला गुल्ला मचाती है। ये फूलगढ़ का मामला कौन उठाएगा? ममता जी बताइए। भगवानपुर का मामला कौन उठाएगा, जहां 40 दलित परिवार के लोग मर गए नकली शराब के मामले में। और जब मैंने कहा पैसा दो, उनके घर गए हम, उनको पैसा दो, मदद करो, तो भाजपा के लोगों ने कहा शराब वालों को हम मदद नहीं करते। यदि नीतीश कुमार कह रहा है तो अपराध है ओम गोपाल इस बात पे, और भाजपा ने यहाँ नहीं दिया, कहा हम जो है अवैध शराब वालों को पनपाने का काम नहीं करते, हरीश रावत पनपा रहा है करके, जबकि करने वाला, धंधा करने वाला भाजपा का कार्यकर्ता था। यही देहरादून के अंदर, ये देहरादून के लोग हैं यहाँ पर, यहीं पर आपके कहीं और दूर नहीं, जहाँ जो शराब का काम हुआ था, जो यहाँ मरे थे, उसमें जो है भाजपा का एक्स पार्षद था, नहीं धन्यवाद जो है। ये क्या लोग भूल गए हैं? पत्रिया ये हैं भाजपा के लोग पूरे। आज मैं यहाँ पर इस अग्नि के सामने कह रहा हूँ आप सबसे कि यहाँ जो ड्रग्स का धंधा हो रहा है, उस धंधे को भी भाजपा के लोगों का संरक्षण है। ये केवल देह व्यापार करने वालों को ही भाजपा का संरक्षण नहीं है। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, तासी सिंह जी आप भी हमारी इस आवाज के साथ हो। शिमाल है, मदन आ गई, कोई बात नहीं। ये जो है, ये लोग जो है केवल शराब नहीं, जो ये सूखा नशा है मैंड्रेक्स वाला जो है, अरे हमने भांग कहा, हमने तो कॉमर्शियल भांग की बात कही जो उत्तराखंड का चेहरा बदल सकती है, और तुम लोगों को मैंड्रेक्स लेने का काम कर रहे हो, और उस काम को भी भाजपा के लोगों का संरक्षण है। यदि कहोगे तो पंजाब और हरियाणा से लेकर के यहाँ तक मैं उन भाजपा के चेहरों के नाम भी ले लूंगा, मैं उनको भी गिनवा दूंगा। इसलिए वो दर्द, ये स्थितियाँ हमको मजबूर कर रही हैं। तुम रोजगार नहीं दे रहे हो, तुम लोग महंगाई नहीं रोक रहे हो, मगर या तो राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो, तो तुम्हारे पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। यदि हमने कहा अंकिता के साथ न्याय करो, तो तुमको बेचैनी हो जा रही है। तुम हमारे ऊपर ऐसे पिन पड़े सारे भाजपाई लक्ष्य लेकर के, उम्र का भी तकाजा नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग मुंह खोल रहे हैं जिनको जो है हमने राजनीति के अंदर खड़ा करने का काम किया, उनसे मुंह खुलवा रहे हैं, हम पर आक्रमण करवा रहे हैं दलीय अनुशासन के नाम पर। तो ये सब चीजें हैं। तो मैं सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि हमने संघर्ष नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो। ये सवाल केवल कांग्रेस को या सत्ता में लाने का, या हम लोगों को सत्ता में लाने का नहीं है।
मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबकी कृपा से जो है कोई ऐसा मुकाम नहीं है जहां मैं नहीं चला गया जितनी मुझमें योग्यता है। मैंने अपनी योग्यता के अनुसार जितना था मेरे अंदर योग्यता, उससे कुछ ज़्यादा ही पा लिया है। मुझको अब मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप सबकी कृपा से देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ कोई न कोई हरीश रावत को न जानता हो। यदि 500 लोगों को पूछोगे तो 5 ही मिल जाएंगे जो कहेंगे हरीश रावत है, चेहरा दिखा करके कहोगे या नाम लेकर के कहोगे, तब भी देखने वाले मिल जाएंगे। उससे ज़्यादा किसी की ज़िंदगी में क्या आ सकता है। लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में रहते इस तरीके की हरकतें होंगी, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, हमारे राज्य के उसकी वानगी स्वरूप मैंने इसीलिए ममता जी से कहा, इनके क्षेत्र में है इकबालपुर चीनी, 150 करोड़ रुपया चीनी मिल के गन्ना उत्पादकों का 138 करोड़ रुपया बाकी है। उसको बाकी का 6 साल से बाकी है, 3-4 साल से बाकी है। यदि 10-20 करोड़ रुपया करके भी देते तो अभी तक भुगतान हो जाता, भुगतान नहीं किया। और जो चीनी गिरवी थी उनकी, उस चीनी को चोर दरवाजे से भिजवा दिया है। और मेरा आरोप है भाजपा के ऊपर कि इकबालपुर चीनी मिल की चीनी को, जो फ्लैश चीनी थी, उस स्टॉक को तुमने चोर दरवाजे से बिकवाने का काम कर दिया है, ताकि आप किसानों के पेमेंट की कोई आशा न रह जाए। और एक दिन आएगा जिस दिन मालिक जो है ताला लगा करके चला जाएगा और उसके बाद किसान जो है घूमते फिरेंगे। और इसलिए मैंने तय किया है। और भाजपा वालों, मैं तुमको थैंक यू भाजपा कहना चाहता हूँ। मैं नहीं कहता ये, अब मैंने तय कर लिया है कि जनवरी के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में मैं इकबालपुर चीनी मिल पर भी धरने पर बैठूंगा। ठंड में ही बैठूंगा। और ये निर्णय भाजपा वालों ने जब खूब चिकोटी काटी है, कल दिन भर चिकोटी काटने में थे, तो मैंने उसी समय निर्णय लिया। तब मैंने रात को, उससे पहले मैंने नहीं कहा किसी विधायक से कि तुम आओ करके, तब मैंने ममता से ही कहा। मैंने कहा ममता आपका क्षेत्र है, आप आ जाना करके। तो हम जो है अब इकबालपुर चीनी मिल में अगला मोर्चा लगाएंगे कि किस तरीके से ये किसानों को बर्बाद करने का काम ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ करेंगे। तो मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, सब अपने मीडिया के दोस्तों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने निर्भीक तरीके से बातें कही हैं, बातें रखी हैं। मैं सब लोगों ने यहाँ खाने का इंतजाम से लेकर के लगाई नहीं किसी चीज़ का, जो है किसी चीज़ की कोई कमी है करके। लकड़ी का इंतजाम, कंबल का इंतजाम, कहाँ गई हमारी कंबल बाबा? भोजन माता हूँ मैं। भोजन माता भी और कंबल माता। पांडे जिंदाबाद। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।